Hello student, welcome to Bio the Natural Science classes online। अभी तक हमने डिस्कस किया है कि अभी तक हम पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, और हमने वहाँ पे देखा था कि किस तरह से ट्रांसपायरेशन होता है। उसको ट्रांसपायरेशन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से हैं, इंटरनल फैक्टर कौन कौन से हैं। और हमने बात की थी हाइपोस्टोमेटिक लीफ, एपीस्टोमेटिक लीफ, एस्टोमेटिक लीफ की, और पोटेमोजिटन टाइप स्टोमेटा की बात की थी हमने। फिर उसके बाद हमने देखा था कि स्टोमेटा किस तरह से ओपन होता है, क्लोज होता है, पोटेशियम हाइड्रोजन पंप हाइपोथेसिस क्या है। फिर उसके बाद हमने बात की थी एसेंट ऑफ सैप की, एसेंट ऑफ सैप क्या है। और हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि जो वाटर और मिनरल्स का मूवमेंट होता है प्लांट में रूट से लीफ तक, टॉप तक, वो यूनी डायरेक्शनल होता है, पोलर होता है, और एक डिफाइंड कंट्रोल्ड सिस्टम के थ्रू होता है। और उसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल डिजॉल्व रहते हैं और वाटर रहता है, उसका बल्क अमाउंट में, मीन्स कि ह्यूज अमाउंट में ट्रांसपोर्ट होता है। वाटर का, और जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वाटर प्लांट के लिए, वो वाटर होते हैं और गैसेस होती हैं कुछ, CO2, O2, ये सब गैसेस बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं। और हमने बात की थी कि जो कंडक्शन होता है वाटर और मिनरल्स का, वो एक्टिव भी होता है और पैसिव भी होता है। ज़्यादातर जो आयंस होते हैं वो एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं, क्योंकि वो आयंस के फॉर्म में रहते हैं, निगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और कुछ आयंस का पैसिवली भी होता है वाटर के साथ साथ। तो अभी हम बात करने वाले हैं मिनरल आयंस का किस तरह से अपटेक होता है, मीन्स कि मिनरल आयंस किस तरह से एब्जॉर्ब होते हैं प्लांट में रूट हेयर्स के थ्रू। तो चलिए हम बात करते हैं। उसके पहले हम एक दो क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे, वो कमेंट में लिख भेजिए उसका आंसर। वो क्वेश्चन ये है कि ट्रांसपायरेशन का मेन रोल क्या क्या है, क्या क्या होते हैं, ट्रांसपायरेशन से क्या क्या एडवांटेज हैं प्लांट में, प्लांट के लिए ट्रांसपायरेशन किस तरह से हेल्पफुल है, इसे नेसेसरी इविल क्यों कहते हैं, मतलब कि ज़रूरी दुश्मन क्यों कहते हैं ट्रांसपायरेशन को। इसका आंसर कमेंट में लिख भेजिए, हम इस आंसर को ज़रूर देखेंगे। अब हम बात करते हैं अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। ट्रांसपोर्ट का अपटेक और उसका ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है, इसकी हम बात करेंगे। पहले हम अपने लैंग्वेज में समझते हैं, उसके बाद NCERT क्या बोलता है, NCERT क्या लिख रहा है, उसकी बात हम करेंगे। तो पहले जो हम समझते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं क्या। मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंपाउंड होते हैं, या फिर आयंस होते हैं। तो जो मोस्टली एब्जॉर्प्शन जो होता है आयंस के फॉर्म में ही होता है मिनरल्स का, जैसे कि मिनरल्स हो गए जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, बोरान, जिंक, कॉपर, निकिल, आयरन, ये सब मिनरल्स हैं। इनका एब्जॉर्प्शन करना है तो किस तरह से एब्जॉर्प्शन होगा।
इसके लिए जो तरीका बताया गया, या तो एक ये चांस है कि वाटर में सोल्यूबल होते हैं ये सब आयंस। वाटर जब एब्जॉर्ब होता है रूट हेयर्स में तो उसके साथ ही आ जाए, मतलब कि कोई एटीपी नहीं लगाना पड़ेगा, कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, और उसी के साथ साथ डिफ्यूज होकर बाय सिंपल डिफ्यूजन आयंस मूव करके रूट हेयर्स में इंटर कर जाएं। और एक तरीका ये है कि उसको एनर्जी देकर आयंस को ट्रांसपोर्ट के लिए, आयंस के ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी देकर उसे अंदर कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस से होते हुए कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस से होते हुए पेरिसाइकल से जाइलम में, जाइलम से जहाँ तक जितने भी पार्ट्स को ज़रूरत है मिनरल्स की वहाँ तक पहुँचाया जाए। तो ये तरीका है। तो हम बात करेंगे कि मिनरल्स का मोस्टली, यहाँ पे हम मिनरल्स का मोस्टली ज़्यादातर देखा जाए तो किस फॉर्म में और किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है। हम जानते हैं कि जो मिनरल आयंस होते हैं वो सॉइल में लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं और चार्ज्ड होते हैं। तो अब ये लेस क्वांटिटी में है तो इसका एब्जॉर्प्शन करना है तो हमें एटीपी देना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सब्सटेंस का मूवमेंट होता है वो हायर से लोअर की तरफ कंसंट्रेशन की तरफ होता है, और अगर हम लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करवाना चाहें तो हमें एटीपी मीन्स की एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो मिनरल आयंस हैं वो सब आयंस के फॉर्म में हैं, एक बात तो ये, और दूसरी बात ये कि वो उसकी क्वांटिटी कम होती है, तो इसके लिए डिफरेंट टाइप के चैनल्स होते हैं, और वो चैनल्स को चलाने के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, और एटीपी के थ्रू फिर एनर्जी दी जाती है चैनल्स को, और वो फिर एब्जॉर्ब करता है डिफरेंट मिनरल्स को। तो यहाँ पे हम अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि जो मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है मोस्टली एक्टिव होता है, पैसिव तो होता ही है, पैसिव तो हम बात कर ही चुके हैं, तो एक्टिव ही होता है। ज़्यादातर जो मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है वो एक्टिव होता है, एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, अब हम देखते हैं। और इसका अपटेक, ये तो एब्जॉर्प्शन की बात हो गई, अपटेक की बात हो गई, और इसके ट्रांसपोर्ट के लिए भी कई मैकेनिज़्म हैं ट्रांसपोर्ट, जैसे कि हम एसेंट ऑफ सैप पढ़ चुके हैं। एसेंट ऑफ सैप में मिनरल्स जो सैप होता है मीन्स की सॉल्यूशन होता है जाइलम में, उसमें मिनरल्स डिजॉल्व रहते हैं और उसका भी कंडक्शन हो जाता है वाटर के साथ साथ। तो उस तरह से कंडक्शन होता है मिनरल्स का, ट्रांसपोर्ट भी होता है। तो अब हम देखते हैं कि एनसीईआरटी हमसे क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाहती है। अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। Plant obtain their carbon and most of their oxygen from CO2 in the atmosphere. प्लांट जो ज़्यादातर कार्बन और ऑक्सीजन को लेते हैं वो CO2 से, और यहाँ पे वाटर भी होना चाहिए क्योंकि वाटर से भी ऑक्सीजन प्लांट लेते हैं, वाटर से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन लेते हैं। However, their remaining nutritional requirements are obtained from water and minerals in the soil. फिर भी जो रिमेनिंग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है मीन्स की जो पोषक तत्व की रिक्वायरमेंट्स हैं वो वाटर और मिनरल से मिल जाती हैं जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या लिखता है एनसीईआरटी। अपटेक ऑफ मिनरल आयन। Unlike water, all minerals cannot be passively absorbed by the roots. वाटर की तरह सभी मिनरल्स पैसिवली नहीं एब्जॉर्ब होते हैं रूट के द्वारा। 2 फैक्टर्स अकाउंट फॉर दिस। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो 2 फैक्टर हैं उनकी बात हम करते हैं। पहला फैक्टर है कि क्यों एब्जॉर्ब नहीं होता पैसिवली, जिन्हें एनर्जी की क्यों ज़रूरत होती है आयंस, मिनरल आयंस के एब्जॉर्प्शन के लिए। पहला फैक्टर है मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल एज चार्ज्ड पार्टिकल्स
विच कैन नॉट मूव अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन्स। मिनरल जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल में वो चार्ज्ड होते हैं, या तो कैटायन के फॉर्म में होंगे या एनायन के फॉर्म में होंगे, जो कि मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते। और दूसरा जो फैक्टर है, कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन सॉइल इज यूजुअली लोअर दैन द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन द रूट। दूसरा जो फैक्टर है कि जो कंसंट्रेशन होता है मिनरल आयंस का वो सॉइल में कम होता है रूट के जो साइटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, उससे। तो हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करना है लोअर कंसंट्रेशन से, तो एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है मिनरल्स के लिए। देयरफॉर मोस्ट मिनरल्स मस्ट इंटर द रूट बाय एक्टिव एब्जॉर्प्शन इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ एपिडर्मल सेल्स। इसीलिए जो ज़्यादातर मिनरल्स हैं उनकी एंट्री एक्टिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू होती है एपिडर्मिस के साइटोप्लाज्म में। दिस नीड्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये एनर्जी की जो आवश्यकता होती है ये एटीपी के फॉर्म में प्लांट की सेल्स को मिल जाती है। द एक्टिव अपटेक ऑफ आयंस इज पार्शियली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट इन द रूट्स। जो आयंस का एक्टिव अपटेक है वो पार्शियली रिस्पॉन्सिबल होता है, मीन्स वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए रूट में जो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट जनरेट करना है वो पार्शियली रिस्पॉन्सिबल होता है एक्टिव अपटेक या ट्रांसपोर्ट या एब्जॉर्प्शन के लिए। एंड देयरफॉर फॉर द अपटेक ऑफ वाटर बाय सम ऑस्मोसिस। इसीलिए वाटर का जो अपटेक होता है मीन्स कि वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है ऑस्मोसिस करना पड़ता है, एक्टिव से ही काम नहीं चल पाता, उसके लिए ऑस्मोसिस भी करना पड़ता है। और हम ऑस्मोसिस में जानते हैं कि वाटर का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। एंड देयरफॉर फॉर द अपटेक ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस सम आयंस आल्सो मूव इनटू द एपिडर्मल सेल्स पैसिवली। कुछ आयंस एपिडर्मल सेल्स में पैसिवली भी मूव करके आ जाते हैं, जो कि हम बात कर ही चुके हैं सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू वाटर के साथ डिजॉल्व होकर। फिर हमें बता रहा है एनसीईआरटी, आयंस आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय द बोथ पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो आयंस होते हैं वो पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। स्पेसिफिक प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ द रूट हेयर सेल्स एक्टिवली पंप आयंस फ्रॉम द सॉइल इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द एपिडर्मल सेल्स। स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं मेम्ब्रेन रूट हेयर सेल्स की मेम्ब्रेन में, मीन्स के एपिडर्मल मेम्ब्रेन में, जो आयंस को एक्टिवली पंप कर देती हैं एपिडर्मिस के साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म में। ज़्यादा सही है कि साइटोप्लाज्म हम कहें, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लियस मीन्स कि न्यूक्लियोप्लाज्म को भी लिया जाएगा, तो वहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म में तो बाद में जाता है, पहले तो साइटोप्लाज्म में इंटर करता है मिनरल्स, तो साइटोप्लाज्म एपिडर्मिस के साइटोप्लाज्म में इंटर कर जाता है आयंस। लाइक ऑल सेल्स, सभी सेल्स की तरह द एपिडर्मल सेल्स हैव मैनी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स एम्बेडेड इन देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सभी सेल की तरह एंडोडर्मल सेल्स जो होती हैं उनमें भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में धसी रहती हैं। हमने एक क्लियर डायग्राम देखा था वाटर चैनल के लिए जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व थी, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, उनकी बात हमने की थी। दे लेट सम सॉल्यूट्स क्रॉस द मेम्ब्रेन। कुछ सॉल्यूट मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं और कुछ नहीं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ऑफ एपिडर्मल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ऑफ एंडोडर्मल सेल्स और कंट्रोल पॉइंट्स। एंडोडर्मल सेल्स में भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती हैं जो कंट्रोल पॉइंट्स होती हैं कि कौन सा सॉल्यूट इंटर करेगा, कौन सा सॉल्यूट इंटर नहीं करेगा, किस आयन का कंडक्शन होना है, किस आयन का कंडक्शन नहीं होना है। ये डिटरमाइन करता है एंडोडर्मल सेल्स की ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। वेयर अ प्लांट एडजस्ट द क्वांटिटी एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूट दैट रीच द जाइलम।
ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा जो सेल्स है कि ये डिटरमाइन करती है कि मिनरल्स की कितनी क्वांटिटी जाइलम में पहुंचनी चाहिए, और कौन सा एलिमेंट मीन्स कि कौन सा मिनरल्स एंडोडर्मिस को क्रॉस करके जाइलम में पहुंचना चाहिए। ये एंडोडर्मल सेल्स डिटरमाइन करती हैं क्वांटिटी को भी और क्वालिटी को भी। Note that the root endodermis, because of layer of suberin, has the ability to actively transport ions in one direction only. यहाँ पे हमें ध्यान देने की बात है कि इंडोडर्मिस जो होती है इनमें सुबेराइज्ड सेल्स होती है। इंडोडर्मिस हम जानते हैं टेंजेंशियल और रेडियल दोनों की तरफ सुबेराइज्ड होती हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि जो साइड में होता है वहाँ पे सुबेरिन ज़्यादा डिपॉजिट होता है और वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है। तो ये इसीलिए जो सुबेराइज्ड सेल्स होती हैं मीन्स कि एंडोडर्मल सेल्स जो होती हैं वो ट्रांसपोर्ट आयंस की एक डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। केवल मतलब कि जो आयंस बाहर हैं वो एंडोडर्मिस से होते हुए पेरिसाइकिल से होते हुए जाइलम में पहुंचेंगे। मीन्स कि वन वे ट्रांसपोर्ट होता है आयंस का यहाँ पर। अब नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं कि क्या लिखा गया है। ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयंस। मिनरल आयंस का ट्रांसलोकेशन। अब तक हमने देख लिया है कि किस तरह का मिनरल आयंस का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से उनका ट्रांसलोकेशन होता है। एनसीईआरटी क्या लिखता है इसके बारे में। आफ्टर द आयंस हैव रीच्ड जाइलम थ्रू एक्टिव और पैसिव अपटेक। एक्टिव या पैसिव के प्रोसेस के द्वारा जाइलम में जब आयंस इंटर कर जाते हैं या दोनों प्रोसेस के द्वारा एक्टिव और पैसिव दोनों प्रोसेस के द्वारा इंटर कर जाते हैं, देयर फर्दर ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्टेम टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज थ्रू द ट्रांसपायरेशन स्टेम। तो इनका फर्दर ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम के द्वारा। हमने बात की थी ना ट्रांसपायरेशन के कोहेशन, टेंशन, ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी। वहाँ पे हमने देखा था कि वाटर को किस तरह से स्ट्रीम बन जाती है, वाटर कॉलम बन जाता है, अनब्रोकन वाटर कॉलम बन जाता है, और वाटर के साथ साथ मिनरल्स का भी कंडक्शन होता है। वही बात यहाँ पे लिखी गई है। द चीफ सिंक्स फॉर द मिनरल एलिमेंट्स आर द ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट्स। जो चीफ सिंक होता है, सिंक मीन्स की जहाँ पे स्टोरेज होता है मिनरल एलिमेंट्स का, वो ग्रोइंग रीजन होता है प्लांट्स का, जैसे कि शूट टिप, रूट टिप, सच एपिकल एंड लेटरल मेरिस्टेम, जैसे कि एपिकल और लेटरल मेरिस्टेम्स, यंग लीव्स, डेवलपिंग फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स एंड द स्टोरेज ऑर्गन। Unloading of mineral ions occurs at the fine vein ending through diffusion and active uptake by these cells. मिनरल आयंस का जो अनलोडिंग होता है, अनलोडिंग मीन्स कि मिनरल आयंस को एब्जॉर्ब किया गया है, स्टोर किया गया, अब उसको निकालना है जब प्लांट को इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इसका होता है फाइन एंडिंग वेन्स होती हैं। फाइन मीन्स की पतली वेन्स होती हैं, उनके थ्रू जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है मिनरल्स की उसे वो दे देता है डिफ्यूजन के थ्रू और एक्टिव अपटेक के थ्रू, क्योंकि वहाँ पे कंसंट्रेशन कम होगी उसे फिर ले लिया जाएगा। इसे अनलोडिंग ऑफ मिनरल्स या अनलोडिंग कहा जाता है। लोडिंग अनलोडिंग ये बात हम फ्लोएम में किस तरह से कंडक्शन वहाँ पर भी बात करेंगे। तो अनलोडिंग क्या है? अनलोडिंग मीन्स कि जहाँ पे स्टोरेज हुआ है वहाँ से सब्सटेंस का निकालना, चाहे वो मिनरल्स हो चाहे फूड हो। यहाँ पे चूँकि हम मिनरल्स की बात कर रहे हैं इसलिए मिनरल की बात करेंगे, ठीक है। और लोडिंग मतलब कि उसका स्टोरेज करना, ठीक है। मिनरल आयंस आर फ्रिक्वेंटली रीमोबिलाइज्ड। मिनरल आयंस ज़्यादातर रीमोबिलाइज्ड होते हैं। रीमोबिलाइज्ड मीन्स समझ रहे हैं? रीमोबिलाइज्ड मीन्स कि जहाँ पर स्टोर हुआ है मिनरल्स वो वहाँ से एक बार फिर से जहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ेगी पहुँच जाएगा।
रिमोबिलाइज्ड करके मीन्स कि उसका फिर से ट्रांसपोर्ट होता है। पार्टिकुलरली फ्रॉम लोडर सेनेसिंग पार्ट्स, ज़्यादातर जो पार्टिकुलरली मीन्स कि विशेषतया ओल्डर सेनेसिंग पार्ट्स मीन्स कि जो ओल्डर लीव्स होती हैं, स्टेम होता है, वहाँ से यंगर शूट एपेक्स तक और यंगर लीफ तक पहुँचना एलिमेंट्स का रिमोबिलाइजेशन कहलाता है। ओल्डर डेइंग लीव्स एक्सपोर्ट मच ऑफ देयर मिनरल कंटेंट टू यंगर लीव्स। ओल्डर जो डेथ करने वाली लीव्स होती हैं वो ज़्यादातर मिनरल्स कंटेंट को यंगर लीव्स में ट्रांसफ़र कर देती हैं और हम ट्रांसफ़र कर देती हैं अपने डेथ होने की पहले। ये एक प्रकृति का अच्छा नेचर का एक अच्छा है एडवांटेज है कि जब लीफ गिरने वाली होती है, डेथ होने वाली होती है लीफ की, तो अपना जितना मिनरल्स होते हैं, ज़्यादातर मिनरल्स को जो मोबिलाइज्ड होते हैं, एक्टिवली रिमोबिलाइज्ड होते हैं या फिर जो स्ट्रक्चरल पार्ट नहीं होते हैं सेल्स के, उनका ट्रांसपोर्ट हो जाता है यंगर लीव्स या यंगर स्टेम पे, यंगर ग्रोइंग रीजन पर उसका ट्रांसपोर्ट हो जाता है ताकि मिनरल्स की कमी या फिर मिनरल्स का यूजफुल यूटिलाइजेशन हो सके। Similarly, before leaf fall in the deciduous plants, minerals are removed to other parts. इसी तरह से जो डेसिडुअस प्लांट्स होते हैं मीन्स कि पतझड़ वन में जो प्लांट्स होते हैं, पतझड़ वो डेथ जो उनकी पत्तियां गिरने से पहले वो अपने सारे मिनरल्स को, सभी मिनरल्स नहीं, जो रिमोबिलाइज्ड मिनरल्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है यंगर लीव्स में। एलिमेंट मोस्ट रेडिली मोबिलाइज्ड आर फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 2020 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। 2020 में पूछा जा सकता है, 2021 में पूछा जा सकता है यह क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा एलिमेंट रेडिली मोबिलाइज्ड है। तो फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम। या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेडिली मोबिलाइज्ड एलिमेंट्स। उसमें कई ऑप्शन दे देगा और उनके साथ इनको भी इंक्लूड कर लेगा कि फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम। इसे आसानी से याद कर सकते हैं आप लोग कि जो पोटेशियम होता है आयंस के फॉर्म में होता है और नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस ये भी सब आयंस के फॉर्म में होते हैं, अमोनियम के फॉर्म में, फास्फेट के फॉर्म में, सल्फेट के फॉर्म में। तो some elements that are structural components like calcium are not remobilized। कुछ एलिमेंट्स जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं वो रिमोबिलाइज नहीं होते, जैसे कि कैल्शियम हम जानते हैं कि सेल वॉल के फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जो मिडिल लैमेला होती है उसमें कैल्शियम रहता है। एन एनालिसिस ऑफ ऑक्जाइलम exudate shows that through some of the nitrogen travels as inorganic ions। कहा जाता है कि कुछ नाइट्रोजन इनऑर्गेनिक आयंस के फॉर्म में ट्रेवल करते हैं, जैसे कि अमोनियम के फॉर्म में, नाइट्राइट के फॉर्म में और नाइट्रेट के फॉर्म में। ज़्यादातर जो एब्जॉर्प्शन होता है प्लांट के अमोनियम के फॉर्म में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि अमोनियम के फॉर्म में नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है या नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट के। तो हमारा आंसर हो जाएगा अमोनियम के फॉर्म में। मच ऑफ इट इज कैरीड इन द ऑर्गेनिक फॉर्म एज एमिनो एसिड एंड रिलेटेड कंपाउंड्स। Similarly,
स्मॉल अमाउंट्स ऑफ फास्फोरस एंड सल्फर आर कैरीड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसी तरह से स्मॉल अमाउंट में फास्फोरस और सल्फर का ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। क्यों? क्योंकि फास्फोरस और सल्फर हम जानते हैं न्यूक्लिक एसिड का फॉर्म है, और न्यूक्लिक एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और सल्फर भी प्रोटीन का फॉर्म होता है, वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इन एडिशन स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स डज टेक्स प्लेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। क्या जाइलम से पूछा जाएगा कि क्या जाइलम से केवल वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का नहीं? तो हमारा ऑप्शन होगा कि हाँ, ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जाइलम से मेनली वाटर और मिनरल्स का होता है, लेकिन कुछ मात्रा में फूड मटेरियल्स का भी कंडक्शन होता है, हार्मोन्स का कंडक्शन होता है, विटामिन्स का कंडक्शन होता है, एमिनो एसिड का कंडक्शन होता है, न्यूक्लिक एसिड का भी कंडक्शन होता है जाइलम के थ्रू, और फ्लोएम के थ्रू भी फूड का कंडक्शन तो होता ही है, उसके साथ स्मॉल अमाउंट में वाटर और मिनरल्स का भी कंडक्शन होता है। तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। Hence, it is not that we can clearly make a distinction and say categorically that xylem transports only inorganic nutrients while phloem transport only organic materials as was traditionally believed। जैसे कि पारंपरिक तौर पर ये माना जाता था कि फ्लोएम जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करता है, और जाइलम जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करता है, जो कि अब इनकरेक्ट है। ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया जा चुका है, क्लियर किया जा चुका है कि जाइलम के थ्रू ऑर्गेनिक सब्सटेंस का भी मूवमेंट होता है, और फ्लोएम के थ्रू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का भी मूवमेंट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, फ्लो फ्रॉम सोर्स टू सिंक। ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पूछे जाने की संभावना है क्वेश्चन कि फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है। अब तक हमने बात की थी, आपने ध्यान दिया होगा, अब तक हमने बात की थी जाइलम से रिलेटेड। जाइलम से रिलेटेड मीन्स कि वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है। अब हम बात करेंगे कि फूड का कंडक्शन किस तरह से होता है, मीन्स कि सुक्रोज का कंडक्शन किस तरह से होता है, उसकी बात हम करेंगे। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, फ्लो फ्रॉम सोर्स टू सिंक। अब हम बात करेंगे फ्लोएम ट्रांसपोर्ट की, कि फ्लोएम में किस तरह से सुक्रोज का कंडक्शन होता है, मीन्स कि फूड मटेरियल का कंडक्शन होता है। इसके लिए हम पहले दो टर्म्स यहाँ पे पहले लिखा है, सोर्स टू सिंक। सोर्स क्या है और सिंक क्या है, इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, ये एकदम इसी पे पूरा कंसेप्ट बेस्ड है। सोर्स मीन्स कि जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा, फूड का कंडक्शन होगा। किचन ऑफ सेल मीन्स कि लीफ की बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पर ही फोटोसिंथेसिस होता है, और प्लांट के अदर जो ग्रीन पार्ट्स हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होने की पॉसिबिलिटी है, उसे हम सोर्स मानेंगे। और अब हम सिंक किसे कहेंगे? सिंक मीन्स की स्टोरेज, जहाँ पे फूड मटेरियल का स्टोरेज होगा, मिनरल्स का स्टोरेज होगा, उसे हम सिंक कहेंगे। अब हम इसका एक एग्जांपल भी पहले समझेंगे। सोर्स मतलब कि लीफ है इसका एग्जांपल, स्टेम भी हो सकता है कुछ प्लांट में, हाइड्रोफाइट्स में भी होते हैं, उसमें भी हाइड्रोफाइट्स में तो इसका कंडक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें मोस्टली जो होता है डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है, और ट्रांसपोर्ट के लिए इतनी वेल डेवलप्ड सिस्टम नहीं होता, फ्लोएम नहीं होता उसमें। लेकिन कुछ प्लांट्स होते हैं जो लीफ के अलावा और जगह पे, जैसे स्टेम में यूफोरबिया है, और क्या कहते हैं
वो क्या कहते हैं, आइकोरा, वो यार क्या नाम है उसका, हाँ कैक्टस, कैक्टस जो होता है उनमें भी सिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस पूरे स्टेम और लीफ में। तो उन वो सब सोर्स हैं, और जहाँ पे स्टोरेज होगा वो सिंक होगा। जैसे कि हम देखते हैं रूट भी हो जा सकता है और स्टेम भी हो सकता है सिंक। तो अब हम बात कर सोर्स और सिंक हम समझ गए हैं। और जो इसका फ्लोएम का कंडक्शन होगा ये सीजन टू सीजन वेरी करता है। स्प्रिंग सीजन में जो सोर्स था, मीन्स कि लीफ थी, बड थी, ये सब अभी सिंक की तरह काम करेंगी, क्योंकि स्प्रिंग सीजन में पत्तियां झड़ जाती हैं और उन फिर नई जो पत्तियों के बनने के लिए, बड्स को निकलने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो वहाँ पर स्टोरेज ऑर्गेन से फूड आता है। तो स्प्रिंग सीजन में ये मतलब एक्सचेंज हो जाते हैं, वेरी हो जाता है कि सोर्स बदल जाता है और सिंक भी बदल जाता है। हम बात करेंगे उसके बारे में आगे। तो आप हम देखें कि एनसीईआरटी सोर्स और सिंक के बारे में क्या लिख रहा है। फूड प्राइमरली सुक्रोज, फूड जो होता है प्राइमरली सुक्रोज होता है, ठीक है, क्योंकि ये स्टेबल होता है। इज ट्रांसपोर्टेड बाय द वैस्कुलर टिश्यूज फ्लोएम फ्रॉम सोर्स टू सिंक। जो सुक्रोज होता है वैस्कुलर टिश्यू फ्लोएम के थ्रू सोर्स से सिंक की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाता है। मतलब कि लीफ से रूट की तरफ, स्टेम की तरफ या स्टोरेज पार्ट की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यूजुअली द सोर्स इज टू अंडरस्टैंड टू बी दैट पार्ट ऑफ द प्लांट विच सिंथेसिस द फूड। यूजुअली जो सोर्स हम समझते हैं वो प्लांट का वो पार्ट है जो फोटोसिंथेसिस करता है और फूड का सिंथेसिस करता है, फूड बनाता है उसे, जैसे कि लीफ। और एंड सिंक द पार्ट दैट नीड्स और स्टोर द फूड। और सिंक को हम क्या समझते हैं, जो फूड को स्टोर करती है, जिसे फूड की ज़रूरत होती है। बट द सोर्स एंड सिंक में बी रिवर्स्ड डिपेंडिंग ऑन द सीजन। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। सोर्स और सिंक जो है वो सीजन के साथ वेरी करता है। सोर्स कभी सिंक बन जाएगा और सिंक सोर्स की तरह बिहेव करेगा। और द प्लांट्स नीड्स, प्लांट की ज़रूरत के हिसाब से। Sugar stored in roots may be mobilized to become a source of food in the early spring when the buds of trees act as sink. शुगर जो स्टोर्ड हुई थी रूट्स में वो मोबिलाइज्ड हो जाएगी और ये सोर्स की तरह बिहेव करेगी। फूड का स्टोरेज किया था, अब वो सोर्स की तरह बिहेव करेगी अर्ली स्प्रिंग में, जब बर्ड और जो बर्ड्स हैं और न्यू जो लीफ बन रही हैं उनको फूड की ज़रूरत होगी, तो वो फूड स्टोरेज पार्ट से आएगा। और अब ये जो बर्ड्स थी वो सिंक की तरह सिंक की तरह बिहेव करेंगी और जो स्टोरेज ऑर्गन था वो सोर्स की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। दे नीड एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फोटोसिंथेटिक apparatus। उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। सिंस द सोर्स सिंक रिलेशनशिप इज वेरिएबल। अब आप समझ ही गए होंगे कि सोर्स और सिंक जो रिलेशनशिप है ये वेरिएबल है, सीजन टू सीजन वेरी करता है। द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इन द फ्लोएम कैन बी अपवर्ड और डाउनवर्ड्स, दैट इज बाई डायरेक्शनल। जो फ्लोएम का कंडक्शन होता है वो अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। ये हम समझ ही गए हैं सोर्स और सिंक रिलेशनशिप में कि कभी जो रूट है वो सोर्स की तरह बिहेव कर रही है और कभी सिंक की तरफ, मीन्स की स्टोरेज ऑर्गन की तरह बिहेव कर रही है। तो बाई डायरेक्शनल फ्लो हो गया, मीन्स की रूट से स्टेम की तरफ भी इसका कंडक्शन होगा अर्ली स्प्रिंग में, और लीफ से रूट की तरफ भी इसका कंडक्शन हो सकता है
सुक्रोज का। तो ये बाई डायरेक्शनल हो गया। दिस कंट्रास्ट विथ दैट ऑफ जाइलम वेयर द मोमेंट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, दैट इज अपवर्ड। तो ये अगर हम जाइलम के कंडक्शन की बात करें तो वहाँ पर यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट ही होता है, केवल अपवर्ड मीन्स कि रूट से स्टेम की तरफ, लीफ की तरफ कंडक्शन होता है, लेकिन फ्लोएम में बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है। हेंस अनलाइक वन वे फ्लो ऑफ वाटर इन ट्रांसपायरेशन, फूड इन फ्लोएम सैप कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन एनी रिक्वायर्ड direction so long as there is source of sugar and sink able to use, store or remove the sugar। वाटर ट्रांसपायरेशन जो होता है वाटर का, ट्रांसपायरेशन में जो वाटर फ्लो करता है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, केवल लीफ की तरफ, जबकि फूड का जो फ्लोएम सैप में फूड होता है उसका ट्रांसपोर्ट किसी भी रिक्वायर्ड डायरेक्शन में हो सकता है, कि मीन्स कि अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है, साइड में जो ब्रांचेज निकली रहती हैं उनमें भी कंडक्शन होता है। और शुगर को स्टोर भी कर सकते हैं और उसे रिमूव भी कर सकते हैं शुगर का। ठीक है। फ्लोएम शेप इज मेनली वाटर एंड सुक्रोज। फ्लोएम शेप जो होता है ज़्यादातर वाटर और सुक्रोज होता है। बट अदर शुगर्स, हार्मोन्स एंड अमीनो एसिड्स आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड और ट्रांसलोकेटेड थ्रू फ्लोएम। लेकिन कुछ दूसरे मिनरल्स, हार्मोन्स, एमिनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। जिसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं, क्योंकि बल्क ह्यूज अमाउंट में उसका ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है द प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस। इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे कि प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस क्या है। वैसे हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका करा देते हैं ताकि आपको कल हम जब इसको पढ़ें तो समझ में आए। इसके लिए आप फ्लोएम में कितने पार्ट्स आते हैं, फ्लोएम जो कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उसमें पहले तो फ्लोएम पैरेन्काइमा आता है, कंपेनियन सेल्स आती हैं, शीप ट्यूब सेल्स आती हैं और फ्लोएम फाइबर आता है, जिसमें से फ्लोएम फाइबर डेथ ही होता है, और कंपेनियन सेल्स, शीप ट्यूब सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग होती हैं अर्ली स्टेज में, और बाद में जो फ्लोएम शीप ट्यूब है और कंपेनियन सेल है, इनमें से शीप ट्यूब डेथ कर जाती है, उसका न्यूक्लियस हट जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, और कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस बचा रहता है और फ्लोएम पैरेन्काइमा का न्यूक्लियस बचा रहता है। तो ये दो लिविंग होती हैं और जो दो हैं बचे वो डेथ कर जाती हैं। तो यहाँ पे हमें लिविंग जो हैं शीप ट्यूब है और फ्लोएम पैरेन्काइमा है। इन दो चीज़ों बारे में हम जानेंगे। फ्लोएम पैरेन्काइमा मोस्टली फूड को स्टोर करता है और शीप ट्यूब जो है ट्रांसपोर्ट करता है कंपेनियन सेल के साथ मिलकर। तो हम बात करेंगे कि कंपेनियन सेल क्या है, शीप ट्यूब क्या है और फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर कैसे होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप मेरे साथ इतने टाइम तक बने रहें। आप मतलब कि आप पढ़ रहे हैं, आप हमें सुन रहे हैं, इसका मतलब आप कुछ तो है आप में जो मतलब करने की इच्छा तो है, नीट को क्रैक करने की इच्छा है। आप बने रहिए मेरे साथ। अपना टाइम जो स्पेंड किए हैं ये आपका खाली नहीं जाएगा, ख़राब नहीं होगा, कुछ एडवांटेज ज़रूर मिलेगा। लेकिन इसका एडवांटेज और भी बढ़ जाएगा जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे और दूसरे जो ऑब्जेक्टिव
MCQs की बुक आती हैं उसको ख़रीद लीजिए और क्वेश्चंस लगाइए। आप जितना क्वेश्चन लगाएंगे उतना आप प्रैक्टिस में आएंगे और जितना ज़्यादा गलतियां होंगी वो सब सुधारने का मौका मिलेगा आपको। और कमेंट में क्वेश्चंस डालिए, पूछिए जो डाउट्स हो और हम उसका आंसर देंगे आपको। और पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।